नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। जब हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कष्ट होती है, कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास इर्द गिर्द बस यही ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमारे इस जो तकलीफ है इसका इलाज मुमकिन हो सके, हम कुछ ऐसा करें जिससे हम इस रोग से निकल जाएं। ये जो समस्या है इससे निकलने के लिए अगर आपको ये पता चले कि आप अपने लिए जब कुछ समय निकालते हैं तो उतने ही समय में आप उस रोग से निकल सकते हैं। यानी कि आप घर में रहकर भी अपने लिए कुछ कीमती वक्त निकालकर अपने रोगों का इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, एक फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज कितना आसान है। ये बिना दवाइयों के भी बेहतरीन इलाज देती है और इसमें आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, अपने जो चिकित्सक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे सीखने के बाद। आज के कड़ी में हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से चोट या पुराने दर्द या फिर किसी तरह की शारीरिक अक्षमता का इलाज कैसे मुमकिन है, जिस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रवि प्रकाश, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, उसके इलाज के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। पहले तो आज हम दर्शकों को बताएंगे कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे इलाज हो सकता है, खास करके जो शारीरिक अक्षमता है उसको या फिर जो चोट लगी है या कोई दर्द है पुराना, उसके बारे में। तो पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज कैसे मुमकिन है, क्योंकि बिना दवाइयों के इलाज बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बहुत सा क्वेश्चन आपने किया, फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी है मेनली ये एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग करते हैं, जिसमें कोई दवा नहीं लेते हैं। इसमें हम लोग दो ढंग से करते हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा अगर जो पेन है उसको हटाने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे कि हमारा जो फिजियोथेरेपी मशीन है, उस मशीन से उसको पेन को हटाते हैं और जो मसल्स वीक है उस मसल्स को इम्प्रूव कर देते हैं। उसके कारण जो बॉडी में पेन रहती है, वहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है और जो पेन है वो पेन कम जाती है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे कि क्योंकि फिजियोथेरेपी में आपने कहा कि बहुत सारे इलाज उसमें हो सकते हैं, लेकिन क्या कौन कौन से खास हैं जिनका इलाज बहुत हद तक फिजियोथेरेपी से करना चाहिए और बहुत अच्छे से इलाज संभव है? देखिए, जहाँ तक आपने ये जो किया, तो ये बहुत तरह के ब्रांच में आती है। जैसे सबसे आज कॉमन सबसे जो प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी में जो आती है वो है स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस इतना ज़्यादा कॉमन है, एक तो सर्वाइकल और दूसरा लंबर। आज के जो भागदौड़ की ज़िंदगी में है, लोग जो जैसे तैसे पोस्चर में है, अगर ऐसे बैठना चाहते हैं ऐसे बैठे मतलब जैसे ही बैठना चाहते हैं, कोई पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। इसके कारण भी स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। दूसरा, बहुत ज़्यादा लोग जो बैठ करके ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहे हैं, उठे नहीं, या कंप्यूटर का जो काम है बहुत देर तक सर को झुका करके भी, तो इसमें भी सर्वाइकल और लंबर का बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। और लड़कियां लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा जो हील पहनती हैं और तो उसके कारण भी क्या कहते हैं स्पाइन पे भाल पड़ती है, उसके कारण भी स्पॉन्डिलाइटिस होती है। तो फिर इसमें इलाज कैसे मुमकिन है? इलाज का अभी जैसे मैंने बताया था कि दो ढंग से हम लोग करते हैं, एक तो एक्सरसाइज के द्वारा और दूसरा इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा। तो इसमें एक्सरसाइज से हम लोग जैसे जो देखते हैं इसमें कौन सा मसल्स वीक है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज उसमें बताते हैं। और अगर उसमें पेन है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी में जैसे देते हैं SWD देते हैं, टीन्स देते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं लेजर देते हैं। अभी तो बहुत लेटेस्ट आया वैक्यूम थेरेपी, तो इसमें जैसे कि कहीं पे भी वर्टिब्रा जो स्पेस रिलीज हो जाती है, नर्व जो कंप्रेस रहती है, उस नर्व को हम लोग एक वैक्यूम थेरेपी से उसको मेंटेन करके उसको मेंटेन करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है और पेन नहीं हो पाती है। सर, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि जब आप जब किसी चीज़ का इलाज करते हैं तो जो जिनको तकलीफ़ है, खास करके जो आपने बताया कि जो रोज़ का काम कर रहे हैं, जो बैठ के काम कर रहे हैं, उनको स्पॉन्डिलाइटिस या फिर जो सर्वाइकल्स हैं, ये आजकल कॉमन हो गया है, तो क्या उनको ये संभव है कि वो हर दिन फिजियोथेरेपी जा कर के ले सकें, या ऐसा संभव है कि वो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के खुद से घर में कर पाएँ? देखिए, एक बार अगर विशेषज्ञ से आप मिल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विशेषज्ञ आपको देखेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके अनुसार वो एक सर्टेन एक्सरसाइज बताएगा। और आप कहीं दूसरे देख करके कहीं सीख करके वो एक्सरसाइज कीजिएगा तो उसका इफेक्ट कीजिएगा, साइड इफेक्ट भी हो सकती है।
क्योंकि इसलिए कि उसमें तो वो आपको बताएंगे नहीं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप सबका प्रॉब्लम अलग अलग रहती है। तो वो अपना मतलब कि दूसरा का प्रॉब्लम देख करके वो एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप तो कुछ हद तक ठीक हो पाएगा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जो लोग खुद से करना चाहते हैं कि घर पे हम ये एक्सरसाइज को या जो संबंधित जो हमारा रोग है उससे संबंधित किसी तरह का जो भी स्टाइल है जो करने का, जो सर बता रहे हैं कि जिस तरीके से उसको करना चाहिए एक्सरसाइज, जिस वेज में करना चाहिए, वो खुद से ना करें, अपने जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर करें। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि कहाँ पे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि आपने कहा कि लेज़र, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएं कि लेज़र और एक और जो प्रकार है जी, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत बार स्पोर्ट्स थेरेपी में क्या होती है, या कहीं आप स्पोर्ट्स थेरेपी की हैं या कभी मतलब कि स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम है या कहीं अचानक आप गिर गई हैं, तो उस समय एक पेन, उस समय चोट लगता है, तो वो चोट लगने के बाद उस समय पेन किलर टैबलेट खा लेती हैं या कुछ भी कर लेती हैं तो उस समय रिलैक्स हो जाता है। लेकिन एक समय जब आप ज़्यादा चलती हैं, मतलब कि ज़्यादा समय हो जाता है, तो वो एक सर्टेन एरिया में वो पेन होने लगती है। जैसे आप चलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, तो एक सर्टेन एरिया में जो पेन होता है तो वो जो उसे क्रोनिक पेन कहते हैं, समझे। तो और क्रोनिक पेन भी कर सकते हैं या ट्रॉमेटिक पेन भी कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम, वो जो चीज़ है वो लेजर थेरेपी से एकदम सर्टेन पर्टन जो एरिया है उसमें एक लेजर से लगा देने से वो ट्रॉमेटिक खत्म हो जाती है, ट्रॉमेटिक पेन खत्म हो जाती है और उसके बाद पेन उसमें बहुत ज़्यादा कम जाता है। और जो वैक्यूम थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी में क्या होती है ना कि जो सर्टेन एरिया में जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण लोग पेन होते हैं, तो उस सर्टेन एरिया में वैक्यूम थेरेपी, जो कि अब तो बहुत लेटेस्ट वैक्यूम थेरेपी आती है, और इस मशीन से बहुत अच्छा फ़ायदा है। मतलब इतना क्रोनिक से क्रोनिक पेन उसमें जो दूर हो जाती है। तो ये वैक्यूम हम लोग वहाँ पे लगा करके, ऑटोमेटिक वैक्यूम मशीन है, वहाँ पे एक एरिया को जो जो नर्व दवा रहती है उसमें हम लोग दबा करके उसको हम लोग ठीक करते हैं। उस बहुत सर्टेन रिजल्ट मिलती है, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। अगर उसका जैसे जो डोज है, अगर वो डोज में दे दिया जाए तो कितनों क्रोनिक से क्रोनिक जो पेन है वो दूर हो जाती है। यानी बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं इसमें इलाज के माध्यम में। जी, एक चीज़ और है कि जैसा आपने कहा कि दर्द जो है, तो दर्द तो कई तरह के हो सकते हैं। एक तो जो होता है एक्सीडेंटल है कि कोई किन्हीं को चोट लगी हो या फिर वो गिर गए हो कहीं, तो उसमें जो उनको तकलीफ होती है उसकी इलाज कैसे हो पाते हैं सर? देखिए, दर्द एक तरह के नहीं होते। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दर्द बहुत तरह के दर्द होते हैं। एक तो नर्व से रिलेटेड भी दर्द होते हैं, बिल्कुल। दूसरा बोन से रिलेटेड भी पेन होते हैं। फिर उसका जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में जैसे घुटना में भी बहुत तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, घुटना में भी होती है, जॉइंट में भी होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट। तो उस जॉइंट में जो स्पेस है उसके अंदर में जो मेनिस्कस होती है उसको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण ऑर्थराइटिस होती है। तो उस अर्थराइटिस में भी डिफरेंट टाइप का उसमें फिजियोथेरेपी होती है। तो ये जो फिजियोथेरेपी डिफरेंट होती है, तो इसमें सबका रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का अलग अलग होता है, समझे। इसमें क्या एक्सरसाइज मेंटेन करता है, ये उस समय फिजियोथेरेपिस्ट लोग जो भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो देख करके निर्णय लेते हैं कि इसमें हमको क्या देना है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से किन किन रोगों का इलाज संभव हो सकता है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद। देखिए, फ्रैक्चर के बाद होती क्या है कि कहीं पे भी जो प्लास्टर लगाई जाती है, जो प्लास्टर लगाते हैं, सर्जन लगाते हैं, उसके बाद वो जो एरिया है वो स्टिफ हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे जब मैंने बात किया एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट के बाद कई बार जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर के बाद क्या फिजियोथेरेपी आजमाने की ज़रूरत है? देखिए, फ्रैक्चर के बाद होती क्या है कि कहीं पे भी जो प्लास्टर लगाई जाती है, जो प्लास्टर लगाते हैं, सर्जन लगाते हैं, उसके बाद वो जो एरिया है वो स्टिफ हो जाती है। स्टिफनेस के बाद आप क्या कहते हैं, वो अपने जगह पे आने में कुछ समय लगता है। तो उस समय हम लोग एक्टिव एक्सरसाइज, समझे,
मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अगर जैसे कोलिक फ्रैक्चर है या एल्बो का फ्रैक्चर है या रिस्ट का फ्रैक्चर है या लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। उसमें हम लोग एक्टिव एक्सरसाइज बताते हैं कि एक्टिव एक्सरसाइज होते हैं, और अगर एक्टिव से फ़ायदा नहीं होते हैं तो PRE देते हैं, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज देते हैं, असिस्टिव एक्सरसाइज देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पैराफिन वैक्स सिखाती है, मोम की सिखाई जाती है, उस पैराफिन वैक्स से भी हम लोग सिखाई करते हैं, जो मसल से वहाँ का रिलीज होता है, और उसका जो जितना फुल रेंज ऑफ मोशन है जिस जॉइंट का, वो जॉइंट का फुल रेंज ऑफ मोशन से आने के बाद वो जो मूवमेंट है, जो भी जॉइंट का मूवमेंट है, वो फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाती है, जिसके कारण वो पेन खत्म हो जाती है, और जो भी पेशेंट है उसका वो चलने फिरने में सब में आराम मिलती है। तो उस केस में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा रोल है आफ्टर क्या कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केस। जी हाँ, और एक मैं ये और भी बात मैं बताता हूँ, ये केवल ऑर्थो में भी नहीं, क्योंकि ये जैसे कार्डियो में होती है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होती है, क्योंकि उसको कैसे चलाया जाए, कैसे मतलब कि बात किया जाए, कैसे ब्रीदिंग दिया जाए, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। जी, आपने नर्व की बात की थी। हाँ। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि नर्व से जो भी संबंधित रोग है, खास करके जो नर्व से जुड़े हुए जो दर्द होते हैं, तकलीफ होती है, उसमें कौन कौन सी जो समस्या है उसमें निकला जा सकता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से? देखिए, आप जहाँ तक नर्व की बात करती हैं, तो हमारा जितना भी प्रॉब्लम है बॉडी में वो सब नर्व से रिलेटेड है, क्योंकि पूरा सारा सिस्टम स्पाइन से रिलेटेड है, और हर एक स्पाइन के बीच में एक नर्व निकलती है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाती है। जैसे कि हमारा सर्वाइकल, जैसे 6-7 सर्वाइकल होते हैं, समझे, उसके बाद फिर डॉर्सम होते हैं, उसके बाद फिर लंबर होते हैं, तो सब से एक नर्व निकलती है, और एक हमारा जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाती है, जैसे नेक में भी जाती है, शोल्डर में जाती है, एल्बो में जाती है, रिस्ट में जाती है, फिर उसके बाद कार्डियक में जाती है, उसके बाद लोअर में फिर लंबर स्पाइन में जाती है, तो फिर उसका और नीचे में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब कि नर्व से डैमेज होने से ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, चाहे तो सर्वाइकल हो, चाहे लंबर हो, चाहे क्या कहते हैं, मतलब कि पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होती है। तो ये सब को भी हम मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए में हम लोग नर्व कंडक्शन होते हैं टेस्ट, समझे, नर्व कंडक्शन से भी टेस्ट से भी पता चलती हैं। और नहीं तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो देखते हैं, मतलब कि जैसे कोई ज्वाइंट को मूवमेंट कर करके देखते हैं कि यहाँ पे नर्व कंप्रेशन है, जैसे सर्वाइकल में है तो सर्वाइकल का प्रेशर दे करके वो देखते हैं कि ये सर्वाइकल में प्रेस हो रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके अनुसार वो लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, और वो तब वो एक्सरसाइज करने से वो जो नर्व कंप्रेस है वो नर्व ढीला हो जाते हैं। उसके साथ साथ कॉलर भी देते हैं, कभी कभी बेल्ट भी देते हैं, ये सब लगाने से ज़्यादा आराम मिलती है। जी, शारीरिक अक्षमता भी जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके मैं अगर बात करूँ बच्चों में अपंगता या फिर लकवा जो बहुत कॉमन है आज के समय में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यंग एज के जो लोग हैं उनमें उनको भी लकवा की शिकायत होती जा रही है, तो ये इससे निकलने के क्या उपाय हैं फिजियोथेरेपी में? देखिए, एक तो सर ऑटिज्म जिसे आप बात कर रहे हैं, ऑटिज्म पे, ऑटिज्म में जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कि बोलने चालने में और उसको जो बॉडी जो डेवलप करने में इसमें समय लगते हैं। अगर किसी के घर में जैसे इस तरह के जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो बहुत दिक्कत होती है, और उसके इलाज में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी हमारा जो NGO है हेल्पिंग हैंड, एक स्कूल खोले हैं जिससे में ऑटिज्म में हम लोग फ्री बच्चे का इलाज इसमें करवाते हैं। और जो भी बच्चे हैं ऐसे हैं, मैं आपको मीडिया के थ्रू में आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई अगल बगल में ऑटिज्म का पेशेंट है तो आप हमारे स्कूल में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें आप दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसके लिए उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट के लिए फिजियोथेरेपी से भी करवाते हैं। और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो उसका जो डेली लिविंग है ऑक्यूपेशनल का वो सब करवाते हैं। और स्पीच में भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो स्पीच से भी हम लोग ठीक करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर लकवा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि लकवा के बारे में जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उसमें किस तरीके से थेरेपी से फिजियोथेरेपी जब हम लेते हैं तो कैसे निकल सकते हैं मुझसे? देखिए, लकवा तो चूँकि ये तो ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, ब्रेन का एक पार्ट मतलब कि शुगर के कारण होती है, BP के कारण होती है, एक्सीडेंट के कारण जो ब्रेन में जो एक जगह है
वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने से या ब्लड में कुछ प्रॉब्लम होने से वो लकवा एक तरफ मार देते हैं, या तो पूरा हेमिप्लीजिया हो जाती है, मतलब कि आधा बॉडी उसमें पैरालिसिस हो जाती है, या केवल चेहरा का पैरालिसिस होती है, या एक लिम्ब का पैरालिसिस होती है। तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। जो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर इस तरह का पैरालिसिस मारते हैं, अगर वो किसी मतलब कि जो पेशेंट हैं, अगर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को अगर देखते हैं तो 100% उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो इसमें हाथ से भी एक्सरसाइज से बहुत अच्छा मेंटेन होती है। प्लस कभी कभी अगर हाथ से अगर नहीं होती है तो इसमें एक मसल स्टिमुलेटर एक मशीन भी लगाते हैं। मसल स्टिमुलेटर से जो नर्व मसल जो काम नहीं कर रही है, नर्व नहीं कर रही है, उस पर प्रेशर दे करके उसमें हम मूवमेंट देखते हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा, लकवा चूँकि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उन जो होते हैं वो डायबिटिक वाले को आदमी को होते हैं और बीपी वाले को होते हैं। क्योंकि डायबिटिक और बीपी बहुत कॉमन आजकल हो गए हैं। हर तीसरा चौथा आदमी आजकल डायबिटीज़ और बीपी के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो मैं उनको बताऊंगा, अगर दवा ले रहे हैं तो वो दवा छोड़े नहीं, दवा समय पे लेते रहें। और जो एक्सरसाइज है, जैसे जो आपके जो डॉक्टर बोले हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो मॉर्निंग वॉक करते रहिए और अपना डेली लिविंग एक्सरसाइज करते रहिए। जैसे एक्टिव एक्सरसाइज है वो एक्टिव एक्सरसाइज करते रहिए, तो उससे आपका क्या कहते हैं, आपका ये सब नहीं होगा। ये कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन करते हैं तो आप क्योर जल्दी होइएगा। तो इसमें मैं बताऊंगा, चूँकि अभी बरसात आने वाले जो समय है, तो बरसात में जो लोग वॉक करते हैं, क्योंकि शुगर वाले और बीपी वालों के लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 से 5 किलोमीटर रोज़ चलने के लिए कहते हैं, जिसके कारण आपका हार्ट का मूवमेंट अच्छी रहती है, जिसके कारण आपका शुगर मेंटेन रहता है। तो अगर आप जैसे जो ये बारिश में आप नहीं चलते हैं तो घर के में भी एक्सरसाइज कीजिए। घर में अपना आप वॉक कीजिए, समझे, एक्टिव एक्सरसाइजेज कीजिए। एक्टिव एक्सरसाइजेज मतलब जो बॉडी का जो फुल एक्टिव एक्सरसाइज है उसको आप 40 से 45 मिनट घर में एक्सरसाइज कीजिए, जिसके कारण आपका क्या कहते हैं ब्लड फ्लो और आपका जो एक्टिव डेली ऑफ लिविंग है उसके कारण का जो मूवमेंट है बॉडी का, वो पूरा मूवमेंट अच्छा होता है। तो आप ज़्यादा अच्छा रहिएगा, आपको लकवा कभी नहीं होगी। आप बीपी का दवाई लेते रहिए और शुगर का जो दवाई लेते हैं उसका आप लेते रहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि जो लकवा जैसी गंभीर समस्या है उससे भी अब निकला जा सकता है, ये अब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी में और किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए आइए देखते हैं ये ज़रूरी बातें। ज़रूरी बातें। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का ही हिस्सा है, जिसमें इलाज के कई तरीके होते हैं। इसमें थेरेपी द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द या जकड़न को दूर करने में मदद मिलती है। जोड़ों और हड्डियों के साथ दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने में फिजियोथेरेपी काफी मददगार है। फिजियोथेरेपी के फायदे। फिजियोथेरेपी से दर्द को बिल्कुल खत्म या कम किया जा सकता है। मसल्स को लचीला बनाने के लिए फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों का दर्द कम होता है और उनमें फिर से जान आ जाती है। शरीर में एनर्जी बनी रहती है। शरीर की सक्रियता बढ़ जाती है। जी, अब मैं थोड़ा सा बुज़ुर्गों के बारे में बात करना चाहूँगी। आजकल जो बुज़ुर्ग हैं जो चल नहीं पाते हैं, खासकर वो अपना काम भी नहीं कर पाते हैं और उनको पुराने रोग अभी जकड़े हुए हैं, तो ऐसे में जैसे कमर दर्द है या ऑर्थराइटिस है पुराना, या फिर वैसे भी पैरों में दर्द, जो बॉडी है उसमें पेन होते हैं, तो इसको निकलने के लिए अगर वो चाहें कि हम करना चाहें तो क्या वो कर सकते हैं, और अगर करना चाहते हो तो किस तरह से करना चाहिए? देखिए, सबसे बात है कि जैसे कि मैं आपकी दूरदर्शन के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि बहुत लोग अभी इसको गांव में भी देखते हैं या ऐसे जगह पे देखते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब फिजियोथेरेपिस्ट लोग नहीं है वहाँ पे। सुबह में एक एक्टिव एक्सरसाइज करें। जैसे लो बैक पेन है तो लो बैक पेन में एक 9 वाला एक्सरसाइज आती है, समझे। जैसे कि अपने पेट के बल लेट करके अगर पैर और हाथ को दोनों को ऊपर से उठाएं तो उस पर पोस्टीरियर स्पाइनल एक्सरसाइज बोलते हैं। इससे आपका स्पाइन में जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होगी, और जो नर्व अगर कंप्रेस हो रही है, क्योंकि इसलिए कि बहुत बार लोग तो आपको पता नहीं चलता कि नर्व कंप्रेस है या नहीं, तो अगर आप ऐसे 9 बना के एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं बैक पेन के लिए। अगर सर्वाइकल पेन है तो सर्वाइकल पेन में आप अगर स्टैटिक नेक एक्सरसाइज, जैसे ये एक बार मतलब एक ऐसे करके 6 से मतलब कि 10 सेकंड तक रोकिए, फिर उसके बाद
सर को हाथ की तरफ ठेल करके ऐसे भी इसको भी 10 सेकंड रखें। फिर ऐसे दोनों हाथ पकड़ करके इसको यहाँ से ऐसे ठेल करके हाथ को ऐसे आगे रखते हैं। इसको स्टैटिक नेक मसल स्ट्रेच बोलते हैं, मतलब कि आपको हाथ में भी बाहर देना है और गर्दन से भी। फिर इसके बाद ये ऐसा शोल्डर में ऐसे कर करके ऐसे कीजिए और ये ऐसे कीजिए, तो इससे नेक मूवमेंट बहुत अच्छी होगी और सर्वाइकल का ये बेस्ट एक्सरसाइज है नेक के लिए। और लंबर में भी जैसे मैंने बताया, अगर लंबर में वो एक्सरसाइज करते हैं या आगे हाथ रख करके ऐसे उठाते हैं कमर के पेलम लेट करके, तो ये भी पोस्टीरियर स्पाइनल एक्सरसाइज है, इससे आपको आराम मिलेगी जी। यानी कि अगर संभव है तो जो नज़दीकी चिकित्सा केंद्र है वहाँ जाकर के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद उसको घर में अपनाएं। या अगर नहीं संभव है तो फिर जो जैसा सर ने बताया कि हल्के फुल्के जो एक्सरसाइजेज हैं उसको आप अपना सकते हैं डेली रूटीन में। इस पर मेरा एक सवाल भी है सर कि जो लोग स्वस्थ हैं, क्या वो अगर चाहें कि वो थोड़ा सा कोई ऐसा नॉर्मल सा थेरेपी हो जिसको वो अपनी आम जो रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल है उसमें उसको ऐड करके दिन की जो शुरुआत है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहें, अगर फिजियोथेरेपी जैसा कुछ, तो क्या वो अपना सकते हैं कि नहीं? फिजियोथेरेपी में कोई टाइमिंग का बॉन्डिंग नहीं है जी। आप सुबह में भी कर सकती हैं, दोपहर में भी कर सकती हैं, शाम में भी कर सकती हैं। अगर आप उसमें आपको, लेकिन आप एक समय निकालिए, मतलब कि आप ये मतलब कि आपको करना है, चाहे दोपहर में कीजिए, चाहे शाम में कीजिए, चाहे कोई भी टाइम में आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। और ये एक्टिव एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया सर्वाइकल और लंबर के बारे में भी, अगर आप ये समय निकाल के करती हैं तो देखिए स्पाइन का आप सारी एक्सरसाइज करती हैं, अगर स्पाइन आपका मेंटेन रहेगा आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा प्रॉब्लम आपके स्पाइन से प्रॉब्लम रहती है, नर्व से प्रॉब्लम रहती है, ये सब कंप्रेस होने से आपको प्रॉब्लम होती है। अगर ये सब मतलब स्पाइन आपका फिट, आप फिट। सर, अपना कीमती समय आपने हमारे दर्शकों के लिए निकाला है और जो फिजियोथेरेपी को इतने बेहतरीन ढंग से आपने हमारे दर्शकों को बताई है कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर रवि प्रकाश को, जिन्होंने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे इलाज संभव है और कितनी भी पुरानी जो रोग हैं उससे भी आप इस थेरेपी के माध्यम से निकल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।